हेलो एवरीवन, मैं ज्योति आपका अपने यूट्यूब चैनल MG स्टडी पर स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी लर्निंग थ्योरी। यानी पहले भी हमने कई लर्निंग थ्योरियाँ की हैं। आज जो हम लर्निंग थ्योरी करेंगे वो है हमारी ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये दिया था आपका B.F. स्किनर ने 1938 में। जो B.F. स्किनर थे ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर एक वर्ड है सक्रिय। सक्रिय होता है कि व्यक्ति द्वारा कोई ना कोई क्रिया जरूर की जाती है। इस सिद्धांत में जो B.F. स्किनर थे उन्होंने पावलोव के सिद्धांत की आलोचना की थी, क्योंकि जो उनका कुत्ता था वो वहाँ पर निष्क्रिय रहता था, यानी उसके द्वारा कोई क्रिया ही नहीं की जाती थी। अब जो कुत्ता था वो सिर्फ एक मेज के साथ बंधा रहता था और वो निष्क्रिय था। तो इसने क्या किया, इसने अपने सिद्धांत में, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट ये करता है उसमें व्यक्ति उस जानवर द्वारा कोई ना कोई क्रिया अवश्य की जाती है। इसलिए इसने अपने सिद्धांत का नाम रखा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के और भी कई नाम थे, जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी विद रेनफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन के साथ उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर जो पुनर्बलन है वो यानी उद्दीपक प्रस्तुत करता है वो किसी अनुक्रिया के बाद प्रस्तुत किया गया था, ताकि वो पुनर्बलन का काम कर सके और अगली अनुक्रिया उसको मतलब उसको बल दे सके। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी विद रेनफोर्समेंट। एक नाम और था जैसे इसका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पर इसको साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे हमारी कोई अनुक्रिया होती है उसके बाद पुनर्बलन होता है और पुनर्बलन के बाद फिर से रिपीटेशन होता है उसी अनुक्रिया का और तेजी से, तो वो क्या बन जाती है, हमारी अंतिम अनुक्रिया की साधन बन जाती है। इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिस्पॉन्स, फिर क्या होता है रेनफोर्समेंट, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट बाद रिपीटेशन होता है और फिर ये क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। यानी पहले हमारी कोई अनुक्रिया होती है, उसके बाद उसको रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन के बाद उस अनुक्रिया की दोबारा से रिपीटेशन होती है, यानी ये क्या होगी, हमारी अंतिम अनुक्रिया। अंतिम अनुक्रिया क्या होती है, हमारी पहले वाली अनुक्रिया का साधन बन जाती है। तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। उसके बाद आता है आपका थर्ड नेम जो है वो है R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी। R टाइप कंडीशनिंग, यहाँ पर जो R है ये डिनोट करता है रिस्पॉन्स को, यानी जो स्किनर थे उन्होंने उद्दीपन की बजाय अनुक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी। लेकिन पावलोव वाली थ्योरी में उद्दीपन पर ज़्यादा जोर दिया गया था। वहाँ पर दो उद्दीपन थे, एक था प्राकृतिक उद्दीपन यानी भोजन, एक था कृत्रिम उद्दीपन यानी घंटी का बजना। इसीलिए उसने उद्दीपन पर जोर दिया और उसका नाम क्या रख दिया, S टाइप कंडीशनिंग थ्योरी। लेकिन इन्होंने अनुक्रिया पर जोर दिया है, तो यहाँ पर तो इसका नाम क्या हो गया, R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी। अब स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे के ऊपर और एक कबूतर के ऊपर। चूहे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके लिए उसने एक साधारण बॉक्स बनाया जिसका नाम उसने रखा स्किनर बॉक्स।
अब उस बॉक्स के अंदर एक लीवर था, उस लीवर को दबाने से जो भोजन है वो उस बॉक्स के अंदर गिर जाता था। अब भूखे चूहे को उसके अंदर रखा गया। जब चूहे को वहाँ रखा गया, चूहे को नहीं पता था कि यहाँ भोजन है, तो पहले क्या किया, जो मनोवैज्ञानिक थे BF स्किनर, उसने वहाँ पर लीवर को दबा के भोजन गिरा दिया ताकि भोजन रूपी जो हमारा पुनर्बलन है उसको क्रियाशील किया जा सके। तो इसके बाद क्या है, वहाँ पर भोजन नहीं गिराया गया। जब भी अब चूहा क्या था, भोजन ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता है तो उसका पैर लीवर पर रखा जाता है, जिससे क्या है, भोजन वहाँ पर गिरता है। इस तरह से ये क्रियाएं बार बार, चूहा जब भी भोजन की तलाश करता, बार बार इधर उधर घूमता और लीवर पर पैर दब जाता था। इससे क्या हो गया, चूहे को पता चल जाता है कि लीवर के दबने से वहाँ पर भोजन आता है। तो जब भी चूहे को भूख लगती, वो लीवर दबा के उस भोजन को प्राप्त कर लेता था। इस तरह से क्या होता है कि चूहे को एक कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है और उसके बाद ही उसे भोजन के रूप में जो पुनर्बलन मिलता है, इससे उसको दुगनी शक्ति मिलती थी और नेक्स्ट टाइम उसको भोजन प्राप्त करने के लिए वो लीवर दबाने की जो उसकी एनर्जी थी वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया था। उसके बाद जैसे कबूतर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या देखा कि कबूतर को 8 की आकृति में चलना सिखाना था। तो क्या करता, उसने कबूतर की जो क्रियाएं थी स्किनर ने देखी और क्या किया कि अगर कबूतर सही दिशा में अपना कदम रखता था तो कबूतर के लिए वो एक दाना रख देता था। अब जैसे उसको सही दिशा में मुड़ना है तो कबूतर के लिए एक दाना रख देता था, जिससे कबूतर को रेनफोर्समेंट मिलता था और वो आगे बढ़कर मतलब दाने को खाकर एक कदम और बढ़ाता था। इस तरह से क्या हो गया कि कबूतर को उसने 8 की आकृति में चलना सिखा दिया और उसका रूप निर्धारित हो गया। यानी रूप निर्धारण, ये उसको 8 की आकृति में चलना सिखाना। फिर है हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी शिक्षा में इसका क्या उपयोग है। सबसे पहले है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, प्रेरित करना या प्रेरणा देना। देखो, कोई भी काम करने के लिए प्रेरणा का होना ज़रूरी है। तो अगर हम बच्चों को प्रेरित करेंगे तो वो वहाँ पर कोई ना कोई लर्निंग ज़रूर करते हैं। उसके बाद है यूज़ रेनफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन का प्रयोग करना। अब बच्चों को हमें कोई लर्निंग करवानी है तो उसको अगर हम रेनफोर्समेंट देंगे यानी इनाम देंगे तो वो जो लर्निंग है उसकी वो करने की जो क्रिया है वो ज़्यादा तेज हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट का यूज करना चाहिए। तो उसके बाद है शेपिंग बिहेवियर, यानी व्यवहार को, वांछित व्यवहार उनका बनाना, उनको एक शेप देना। देखो, रेनफोर्समेंट का यूज़ करके ना हम बच्चों का जिस तरह से हमें बिहेवियर चाहिए हम उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। मान लो अगर बच्चे को कोई गलत चीज़ें हैं तो हम उसे पुनर्बलन ना दें, ये मतलब वहाँ पुनर्बलन नहीं होगा तो उस चीज़ का अपने आप विलोप हो जाता है। अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं, हमें अच्छे काम करवानी है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना है तो हम उसको कोई अनुक्रिया करने पर रेनफोर्समेंट देंगे, पुनर्बलन देंगे तो उसके व्यवहार में चेंज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ रिजल्ट, यानी परिणाम की उसको जानकारी देना। देखो, जो बच्चे के हमने एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिए, कुछ भी लेते हैं तो उसके परिणामों की जानकारी उसको देनी चाहिए ताकि बच्चा उस कार्य में और अधिक सुधार कर सके। या फिर हम डेली रूटीन में उनकी जो कॉपी चेक की जाती है उसमें भी सुधार करना चाहिए। इससे भी क्या करते हैं, छात्र प्रगति करते हैं और अपने काम को अच्छे से करते हैं। उसके बाद है रिपीटेशन, यानी बार बार दोहराना। हम जब बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसकी बार बार हमें दोहराई करवानी चाहिए ताकि बच्चे उस लर्निंग को अच्छे से सीख सकें। आगे है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी होती है हमारा शब्द भंडार। हम इस सिद्धांत के द्वारा क्या कर सकते हैं कि बच्चों के शब्द भंडार में भी वृद्धि कर सकते हैं। ये सिद्धांत क्या है कि रेनफोर्समेंट पर बल देता है और रेनफोर्समेंट के द्वारा हम शब्दों में और ज़्यादा उनके जो शब्द भंडार है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं।
उसके बाद है स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप्स के यानी कहते हैं कि जो पाठ्य पुस्तकों के जो भी विषय हैं उसमें और उसके जो भी टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांट देना। ये इस सिद्धांत में कहा गया है कि अगर हम छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चों को सिखाते हैं तो वो वहाँ पर वो लर्निंग है वो आसानी से करवाई जा सकती है। उसके बाद है यूज़फुल फॉर मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, यानी मंदबुद्धि वाले जो बच्चे हैं ये उनके लिए यूज़फुल है। यानी कोई लर्निंग करवाने के लिए जैसे हम पाठ्यक्रम को छोटे भागों में बांटेंगे और बार बार उनसे रिपीट करवाएंगे तो वो क्या है वो लर्निंग वो वहाँ पर करना सीख जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, यानी इस थ्योरी के सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले है नॉट सूटेबल इन नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है ये सिद्धांत क्या है उसके अंदर सूटेबल नहीं होता, क्योंकि जो ये इसमें जो क्रियाएं करवाई जाती है वो एक लैब के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर ही करना पॉसिबल होता है, इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती। उसके बाद है नॉट इम्पोर्टेंट टू हेरिडिटी फैक्टर्स, यानी हमारे जो आनुवंशिक कारक होते हैं ये उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे हमारे एक तो होते हैं हमारे अंदर हमें वातावरण से जो भी कारक प्राप्त होते हैं और एक होते हैं हमारे आनुवंशिक कारक या फिर हमारे गुण। तो ये क्या करता है कि वातावरण के अंदर वातावरण कारक जो होते हैं उनको तो महत्व देता है लेकिन आनुवंशिक कारकों को ये महत्व नहीं देता। उसके बाद है नॉट इम्पोर्टेंस टू इनर एबिलिटी, यानी आंतरिक योग्यताओं की कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। हमारे अंदर क्या एबिलिटी है ये उसको जान ही नहीं पाता, ये सिर्फ लर्निंग के ऊपर जैसे हमने क्या लर्निंग करवानी है उसके ऊपर पुनर्बलन पर जोर दे रहा है। मान लो हमने कोई क्रिया की और उसके बाद उसने रेनफोर्समेंट दिया, फिर दोबारा से उसी क्रिया की रिपीटेशन होती है, तो ये क्या है कि उस क्रिया पर ही जोर दिया गया है, लेकिन हमारे अंदर क्या अन्य उसके अलावा भी कोई अन्य एबिलिटी है ये उसके ऊपर जोर ही नहीं दे रहा, यानी हमारे अंदर आंतरिक जो गुण होते हैं उनको ये इग्नोर करता है। उसके बाद है हमारा मैकेनिकलाइजेशन, यानी यांत्रिकीकरण। इसमें क्या होता है ये यांत्रिकरण पर ज़्यादा जोर देता है, यानी जो व्यक्ति होता है उसके साथ मशीनों जैसा व्यवहार किया जाता है। मशीनों जैसा कैसे कि जैसे उसने चूहे पर प्रयोग किया कि चूहे से एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो लीवर को दबाएगा तभी वो भोजन मिलेगा, यानी वो क्रिया बार बार दोहराना। हम जैसे मशीन को चला देते हैं, मशीन जैसे काम करते वो उसी दिशा में एक ही तरह का काम करती चली जाती है। इसी तरह से ये इंसानों से भी उसी तरह का व्यवहार करने की आशा रखता है, तो इसलिए इसे मशीनों जैसा व्यवहार किया यानी यांत्रिकरण पर जोर दिया जाता है, यानी मशीनों जैसा व्यवहार करने की आशा की जाती है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।